नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है गांव से आए बूढ़े सास ससुर बेटे बहू का ऐसा रूप देखकर दंग रह गए। आज सुबह से ही शर्मा जी के घर में काफी हलचल थी। ढेर सारे पकवानों की खुशबू घर के बाहर तक आ रही थी। पंडित जी ने आकर पूजा पाठ और हवन किया और भोजन के उपरांत दंड छिड़ा लेकर विदा हो गए। क्या बात है मिसेस शर्मा, आज तो सुबह से ही काफी हलचल है आपके यहाँ। अचानक सुबह सुबह आपने पूजा क्यों रखा है? पड़ोस में रहने वाली मंजू ने मिसेस शर्मा से पूछा। हाँ मंजू जी, आज मेरे ससुर जी की पुण्यतिथि है, इसलिए पंडित जी को बुलाकर उनके नाम से पूजा रखी थी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना पूजा और ब्राह्मणों को भोजन कराया है। बाद में बात करते हैं, घर में ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। इतना कहकर वो अपने घर के अंदर चली गई। मंजू ने कुछ कहा तो नहीं, परंतु उसके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान फैल गई। चाय का कप हाथों में लेकर मंजू बालकनी में कुर्सी पर बैठ गई। उसे याद आ रहा था वह दिन जब मिसेस शर्मा यानी कि विभा जी के सास और ससुर बिना बताए ही उनके पास चले आए थे। अपने सास ससुर को अचानक आया हुआ देखकर विभा जी का पारा 7वें आसमान पर चला गया था। उनके सामने ही वह अपने पति से लड़ पड़ी थी। उनके पति ने उन्हें कितना समझाया कि आखिर उनके यहाँ रहने से क्या परेशानी है, घर में काम करने को नौकर चाकर है, परंतु नहीं, विभा जी नहीं मानी। उनका कहना था कि उनके और उनके सास और ससुर के रहन सहन और विचार में बहुत फर्क है। उनके साथ रहने से उनके बच्चे भी अपने दादा दादी जैसे ही दकियानुसी बन जाएंगे और फिर हर वक्त की टोका टोकी मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। बेचारे शर्मा जी की स्थिति बड़ी विचित्र हो चली थी। एक तरफ बूढ़े बीमार माता पिता थे, दूसरी तरफ पत्नी जो उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। हमारे लिए तुम दोनों आपस में ऐसे मत झगड़ा करो, और वैसे भी बहू, हम दोनों तो गांव में ही रहे थे, लेकिन अब तुम्हारी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी है। गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, इसे अच्छा इलाज और अच्छे देखभाल की ज़रूरत है, इसलिए मजबूरी में हमें यहाँ आना पड़ा। इसकी तबीयत ठीक होते ही हम वापस चले जाएंगे। इतना कहते कहते शर्मा जी के पिताजी की आंखों से आंसुओं की बूंदें टपक आई। शर्मा जी ने फिर अपनी पत्नी से कहा, चलो अब इनके भोजन वगैरह की व्यवस्था करके इन्हें आराम करने दो। गुस्से से लाल होते हुए विभा जी ने अपने सास ससुर के रहने की व्यवस्था की और नौकरों से कहा कि समय पर इन्हें चाय नाश्ता और भोजन दे दिया करें। खैर किसी तरह रहने की व्यवस्था हो गई। अगले दिन शर्मा जी ने डॉक्टर का नंबर लिया और अपने माता पिता को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले गए। उनकी माँ दिल की मरीज थी, इसलिए डॉक्टरों ने विशेष देखभाल के लिए कहा और समय समय पर चेकअप के लिए भी बुलाया। डॉक्टरों की दवा और शर्मा जी की देखरेख के कारण उनकी माँ जल्दी ही ठीक होने लग गई। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वे दोनों टहलने के लिए बाहर निकलने लगे। जब वह दोनों बाहर निकलने लगे तो टहलने के दौरान अक्सर मंजू से भी उनकी मुलाकात हो जाती। मंजू को बहुत अच्छा लगता था जब शर्मा जी के माता पिता से बातें करती और उनसे सारी दुनियादारी की बातें सुनती और सीखा भी करती। धीरे धीरे समय बीता। शर्मा जी की माता जी की तबीयत कुछ संभल गई तो शर्मा जी ने वापस फिर दोनों को गांव भेज दिया। मंजू ने जब कई दिनों तक उन दोनों को नहीं देखा तो उसने विभा जी से पूछा कि आपके सास ससुर की तबीयत ठीक तो है? कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, अब दोनों बिल्कुल ठीक है। मैं तो परेशान हो गई थी कितने महीनों से उनकी सेवा करते करते। ऊपर से उन दोनों की रोज रोज कुछ ना कुछ फरमाइशें होती थी, सो अलग। उनके जाने के बाद अब जान में जान आई। विभा जी ने ऐसी मुख मुद्रा बनाकर कहा मानो नौकरों के बदले उन्हीं ने सारी सेवा की हो। मंजू ने कुछ नहीं कहा। प्रतिदिन उनके घर में होने वाली कहा सुनी उन्हें स्पष्ट सुनाई पड़ती थी। जितने भी दिन उनके सास ससुर उनके घर रहे, बेचारों ने कभी भी चैन की सांस नहीं ली। और फिर कुछ महीनों बाद एक दिन पता चला कि दिल का दौरा पड़ने से शर्मा जी की मां का देहांत हो गया। शर्मा जी सब परिवार गांव गए और अपने माता का क्रियाकर्म करते रहमी के बाद वापस लौट आए। उन सभी के आने के पश्चात मंजू जी भी उनके घर गई कुशल क्षेम पूछने। बातों ही बातों में उसने विभा से पूछा कि आपके ससुर जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वह कहाँ हैं? अब क्या बताएं मंजू जी, हम तो उन्हें अपने साथ लाना चाह रहे थे, लेकिन वह नहीं आए और ज़बरदस्ती तो उन्हें खींच कर ला नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें गांव में ही छोड़कर आना पड़ा। लेकिन मम्मी, दादाजी तो बार बार कह रहे थे कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। विभा की छोटी नादान बच्ची ने अपनी मम्मी से पूछा। अपनी बेटी की बात सुनकर मिसेस शर्मा थोड़ी असहज सी हो गई।
जाती है घर के अंदर या लगाऊं 2 थप्पड़, उन्होंने गुस्से से अपनी बेटी को घूरते हुए कहा। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक ही घर के बाहर कोलाहल सुनकर मंजू बाहर निकली। उसने देखा तो पाया कि शर्मा जी के वृद्ध पिता आए हुए हैं और बेचारे गेट पर ही खड़े खड़े अपनी बहू का भाषण सुन रहे हैं। भीषण गर्मी में पसीने से तरबतर बेचारे लाचार से खड़े हुए थे और विभा जी गुस्से में उनसे कहे जा रही थी कि हमने तो आपके रहने का बंदोबस्त गांव में ही कर दिया था, फिर आप यहाँ अचानक से क्यों आ गए हैं? बहू, मेरी तबीयत भी अब खराब रहने लगी है और अब गांव में अकेले मेरा भी मन नहीं लगता। यहाँ रहूँगा तो बच्चों में मन लगा रहेगा, वैसे भी मैं अब कितने दिनों का मेहमान हूँ। जीवन के आखिरी दिनों में मैं अपने बच्चों के साथ रहूं, यही मेरी ख्वाहिश है। इतना कहते कहते उनका गला भर गया था। घर के बाहर लोगों को झांकते देख विभा जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अंदर चली गई और पीछे पीछे उनके ससुर जी भी। मंजू भी अपनी बालकनी से सारा तमाशा देख रही थी। बेचारे बुजुर्ग को घर के अंदर जाते देख उसने भी चैन की सांस ली। कुछ दिनों तक ठीक ठाक बीते, फिर धीरे धीरे विभा की तानाकसी शुरू हो गई। उसके ससुर सारी बातों को अनसुना कर ज़्यादा से ज़्यादा घर के बाहर रहने की कोशिश करते। उनके वापस आने से मंजू और उसका 8 वर्षीय बेटा दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि जब पार्क में उनसे मुलाकात होती तो वह मंजू के बेटे को खेलने के दौरान तरह तरह की कहानियां सुनाते, उनके साथ खेलते और इस तरह देखते देखते सगे दादा पोते जैसा लगाव हो गया था उन दोनों के बीच। उस दिन मंजू अपने बेटे को घर जल्दी चलने को कह रही थी और उसका बेटा था कि वह बार बार कहता कि मम्मी थोड़ी देर और खेल लूँ फिर घर जाऊँगा, लेकिन मंजू जल्दी घर चलने की जिद कर रही थी। इस पर मिसेस शर्मा के ससुर जी ने कहा, बच्चा अगर इतनी जिद कर रहा है तो थोड़ी देर और खेल लेने दो बेटी, इसी बहाने मेरा भी मन लगा रहेगा। ऐसी बात नहीं है अंकल जी, दरअसल इसकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और हिंदी में यह बहुत कमज़ोर है। इसे हिंदी पढ़ाते पढ़ाते तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन इसके समझ में कुछ नहीं आता, इसलिए मैं घर जल्दी चलने को कह रही हूँ। बस इतनी सी बात है, तुम फिक्र मत करो बेटी, इसे हिंदी मैं पढ़ा दिया करूँगा। सच दादाजी, आप मुझे हिंदी पढ़ाएंगे और मुहावरों के मतलब भी समझाएंगे? मंजू के बेटू ने खुश होते हुए उनसे कहा। हाँ मेरे बच्चे, चलो आज से मैं ही तुम्हें पढ़ाता हूँ। इतना कहकर वह मंजू के साथ मंजू के घर आ गए। पता नहीं यह उनके पढ़ाने की कला थी या उनका प्यार था, जो मंजू जी का बेटा बड़ी तेजी से हिंदी की पढ़ाई में मन लगाने लगा। हिंदी के साथ ही वह अन्य विषयों की भी पढ़ाई करा देते। शायद उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि इस बार मंजू का बेटा अपनी कक्षा में दूसरे स्थान पर आया था, वरना हर बार हिंदी और गणित में उसे अटकना पड़ जाता था। मंजू बहुत खुश थी और उसका बेटा भी अपने एक नए दादाजी को पाकर बहुत खुश था। अपने बेटे का इतना अच्छा रिजल्ट देखकर मंजू ने अपने पति से कहा कि आज वह शाम को जल्दी घर आ जाए और घर आते वक्त थोड़ी मिठाइयाँ पैक करवा कर लेते आएँ। हम शर्मा जी के घर जाकर उनके पिता को मिठाई भी दे आएंगे और उनका धन्यवाद भी करेंगे, जिनकी वजह से हमारे बच्चे ने इतना अच्छा रिजल्ट किया है। अभी मंजू अपने पति से बातें ही कर रही थी कि तभी विभा जी के ससुर ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्हें सामने देख मंजू बहुत खुश हुई और घर के अंदर बुलाकर उनका आभार व्यक्त किया। वह भी बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि वह रिजल्ट जानने को ही आए हैं कि मेरे पोते ने इस बार अच्छे नंबर लाए हैं या नहीं। जब तक दोनों दादा और पोते आपस में खेल रहे थे तब तक मंजू ने चाय नाश्ते का प्रबंध किया और उन्हें अच्छी तरह खिला पिलाकर घर से विदा किया। वह बहुत खुश थे और इधर मंजू भी बहुत खुश थी। उसे ऐसा लगता था मानो वह उसके पिता ही हों। शाम को मंजू अपने पति के साथ शर्मा जी के घर मिठाई का पैकेट लेकर गई और विभा के हाथों में देते हुए सारी बातें बताई। सारी बातें सुनकर उसका मुंह लटक गया, परंतु उसने कहा कुछ नहीं। थोड़ी देर बैठकर मंजू वापस अपने घर आ गई। अगली सुबह शर्मा जी के घर में फिर से महाभारत मचा हुआ था। कारण जानने के लिए मंजू उनके घर पहुंची। जब मंजू उनके घर पहुंची तो उसने देखा कि विभा जी अपने ससुर को बुरी तरह डांट रही हैं, अपने पति पर चीखते हुए बोल रही हैं कि लो देख लो अपने पिता की करतूत। अपने घर में तो कभी अपने पोते पोतियों को पढ़ाने के लिए नहीं पूछा, परंतु घर घर घूम कर या दूसरे बच्चे को ट्यूशन लिया करते हैं। पूछो इनसे हमने किस चीज़ की कमी रखी है जो उन्हें यह करने की ज़रूरत पड़ी। पूरी कॉलोनी में हमारी नाक कटवा दी है। अब या तो यह इस घर में रहेंगे या मैं। मगर बेटे, मैं तो ऐसे ही खेल खेल में मंजू जी के बेटे को सिर्फ हिंदी पढ़ना बता रहा था।
मैंने कोई उनसे फीस नहीं ली, तुम पूछ सकते हो उनसे। उस बच्चे के साथ थोड़ी देर खेलने से मेरा भी मन लगा रहता है। यहाँ घर पर तो बहू किसी भी बच्चे को मेरे पास आने तक नहीं देती। घर में बैठे बैठे मेरा दम घुटता है तो मैं थोड़ी देर उस बच्चे के साथ खेल लिया करता हूँ। मैंने ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं कर दिया है बेटा जिसके कारण तुम लोगों की नाक कट गई हो। शर्मा जी के बूढ़े पिता अपने बेटे के सामने अपनी सफाई पेश कर रहे थे, परंतु उनकी सुनने वाला भी कौन था। विभा जी अड़ गई थी कि अब उनके पिता इस घर में नहीं रहेंगे। लेकिन विभा, तुम यह भी तो सोचो कि हमारे अलावा और अब इनका कौन है, कौन इनकी देखभाल करेगा। शर्मा जी ने एक आखिरी कोशिश की अपनी पत्नी को मनाने की, परंतु उनकी एक न चली। विभा ने चिल्लाते हुए अपने पति से कहा, हमारे अलावा इनकी एक बेटी भी तो है, वह क्यों नहीं करती इनकी देखभाल। आखिर तुम्हारी तरह उसे भी तो पाल पोस कर बड़ा किया है तुम्हारे माता पिता ने। माँ बाप की देखभाल तुम करो और बाद में अपना हिस्सा लेने के लिए वह आगे आए, ऐसा नहीं होगा। अपनी बहन से कहो कि वह भी बराबर की जिम्मेदारी ले। 6 महीने मैंने तुम्हारे पिता को अपने पास में रखा है तो बाकी के 6 महीने तुम्हारी बहन अपने पास रखे। बेचारे शर्मा जी की अपने पत्नी के आगे एक न चली। अंत में थक हार कर शर्मा जी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी देखिए, मैं भी घर में आए दिन होने वाली कलह से तंग आ गया हूँ। मैं भी शांति से जीना चाहता हूँ। आप कृपा करके गांव वापस चले जाइए। मैं आपके लिए एक नौकर रखवा दूंगा जो आपकी देखभाल करेगा। उनके पिता की आंखों से निरंतर आंसू बहे जा रहे थे। उनके चेहरे पर जो बेचारगी थी और आंखों के बहते आंसुओं में जो लाचारी और वेदना थी, उसे मंजू नहीं देख पाई और दरवाजे के बाहर से ही अपने घर लौट आई। घंटों तक मंजू भी अपने कमरे में बैठी आंसू बहाती रही। कहीं ना कहीं वह भी अपने आप को इस घटना के लिए जिम्मेदार मान रही थी। विवाह के लिए उसका हृदय घृणा से भर गया। छी छी, कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में जिन्हें अपने माता पिता की कोई कदर ही नहीं, और जिनके माता पिता नहीं है वे माँ बाप के लिए तरसते हैं। और अगले दिन मंजू को पता चला कि शर्मा जी के पिताजी वापस अपने गांव चले गए। उसके बाद वह दोबारा कभी नहीं आए और फिर कुछ महीनों के बाद पता चला कि उनका स्वर्गवास हो गया है। उनके मृत्यु की खबर सुनकर मंजू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पिता का स्वर्गवास हो गया है। वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपने मोबाइल से उनकी तस्वीर को निकाला और बगीचे में से 2 फूल लाकर उन्हें समर्पित कर दिया। मंजू ने अपने बेटे से भी कहा कि वह दादाजी को प्रणाम कर उन्हें फूल अर्पित करे और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करे। खून का रिश्ता हो या ना हो, स्नेह और मन का रिश्ता तो था उनके साथ। यही सोच मंजू ने अपने बेटे के हाथों उन्हें श्रद्धांजलि दिलवाई। थोड़ी ही देर में मंजू की आंखों के आगे सारी घटना एक फिल्म की तरह गुजर गई थी। वो शर्मा दंपत्ति अपने जिस पिता को जीते जी सम्मान नहीं दे पाए, उन्हें सुख दे नहीं पाए, अब मरणोपरांत उनकी पुण्यतिथि पर हवन और दान दक्षिणा दे रहे हैं, लोगों को भोजन करा रहे हैं ताकि समाज में उनका स्टेटस ऊंचा रहे और न जानने वाले लोग यही समझते रहें कि अपने माता पिता को कितना चाहते रहे होंगे यह लोग। मरणोपरांत अपने बुजुर्गों के लिए किया जाने वाला श्राद्ध कर्म सिर्फ कर्म नहीं बल्कि श्रद्धांजलि होती है। श्रद्धा हो तभी श्राद्ध कीजिए, लोगों के दिखावे के लिए नहीं। अपने बुजुर्गों की सेवा और सम्मान उनके जीते जी करें, वही उन्हें प्राप्त होगा, उनके मरणोपरांत नहीं। उनके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि वो हमारे पास जब तक रहें सम्मान के साथ रहें। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।